जहां एक तरफ चाइना डायरेक्ट कनेक्टिविटी को लेकर भारत पे प्रेशर डालना शुरू कर चुका है, वहीं पाकिस्तान को रशिया की तरफ से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने का मौका राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से मिला है। ये वही ट्रेड कॉरिडोर है जिसमें ओरिजिनली भारत भी शामिल है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लीडर्स अब एक ऐसे यूरोपियन देश को धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं जिसके रिश्ते भारत और इजराइल के साथ कई सालों से काफी अच्छे रहे हैं। कुछ काफी बड़ी इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो पहली खबर भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी को लेकर है, जो पिछले 4 सालों से बंद पड़ी है और चाइना इस कनेक्टिविटी को फिर से शुरू करने को लेकर भारत पे लगातार दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे तौर पे चाइना को इसके लिए मुंह पे मना कर दिया है और इसका मेन और इकलौता रीजन है चाइना के साथ चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट, जो आज 4 सालों बाद भी जारी है। फिलहाल चाइना से भारत आने के लिए हांगकांग या दुबई से फ्लाइट चेंज करने की जरूरत पड़ती है और इसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में लगने वाला टाइम अब 6 घंटे से बढ़कर 10 घंटे हो चुका है। दिसंबर 2019 तक भारत और चीन के बीच 539 डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट किया करती थी, जिसमें से मेजर फ्लाइट्स चाइनीज एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। 2020 में जब कोविड ढंग से फैला तभी डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई और इसी बीच भारत और चाइना के बीच कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने सभी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और कंपनीज पर बैन लगा दिया और सही मायनों में यही वजह है कि चाइना भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की जल्दी में है। दरअसल इस विवाद की वजह से चाइना के अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में 4 सालों से रुका पड़ा है और भारत की इस रोक की वजह से चाइनीज ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स को भारत में घुसने की परमिशन नहीं दी जा रही। एक डेटा के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लोगों में चाइनीज लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है और भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू करने से भारत के टूरिज्म सेक्टर पे इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना करने से चाइना को ज्यादा चोट पहुंचेगी। यही रीजन है कि भारत अब इनडायरेक्टली चाइना को ये नुकसान फ्लाइट्स को रोक के पहुंचा रहा है और न केवल टूरिज्म बल्कि एयर कार्गो, जो पहले भारत और चाइना के बीच काफी कॉमन था, अब उसे भी अरब देश या किसी साउथ ईस्ट एशियन देश के थ्रू राउट किया जा रहा है। चाइना के लिए भारत एक काफी बड़ा और काफी इम्पोर्टेंट मार्केट है, लेकिन ये मार्केट अब लगभग चाइना के हाथों से निकलता जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जहाँ फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट चाइना से भारत में कम हुआ है, वहीं रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट भारत चाइना से पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ा चुका है। आपको क्या लगता है कि सब कुछ भूलकर भारतीय सरकार को चाइना के साथ फिर से डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बात करें दूसरी मेन खबर की, तो पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के मुताबिक पाकिस्तान जल्दी रूस के साथ नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की माने तो इस ट्रेड कॉरिडोर को ज्वाइन करने का इनविटेशन खुद रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मिला है। वैसे जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ये ट्रेड कॉरिडोर 13 देशों को जोड़ने का काम करेगा और इन देशों के लिस्ट में रूस और भारत के अलावा ईरान, टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस और तजाकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देश शामिल है। 7,200 किलोमीटर लंबे इस रूट में रेल, रोड और सी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट 7 जुलाई 2022 में एक रशियन कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस रूट का इस्तेमाल भारत तक पहली शिपमेंट पहुंचाने के लिए किया जा चुका है और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस ट्रेड रूट से जुड़ने का प्रोसीजर शुरू कर चुका है। लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रेड रूट केवल पाकिस्तान को रशिया से जोड़ने का ही काम करेगा। खैर, भारत को पाकिस्तान के इस ग्रुप में आने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत वैसे भी ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ के इस रूट को पूरा कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तानी ट्रक्स को भारत तो आने देता है, लेकिन भारत अपना सामान पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को नहीं भेज सकता। हालांकि स्पेशल केसेस में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है जब भारत से आए गेहूं के बड़े शिपमेंट्स पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाए गए। पाकिस्तान और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू करीबन 800 से 900 मिलियन डॉलर्स के आसपास है और पाकिस्तान रशिया को मेनली लेदर प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीजें ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बदले में रशिया पाकिस्तान को केमिकल, स्पेशल एलॉयज, क्रूड ऑयल और एविएशन कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भारत पाकिस्तान को दूसरे देशों से अलग थलग कर चुका है और अब इसी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए पाकिस्तान उन प्रोजेक्ट्स में घुसना चाहता है जहां भारत ऑलरेडी मौजूद है। कुछ ही हफ्तों पहले कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान अब फिर दोबारा
भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन शुरू करना चाहता है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स की डिमांड साउथ ईस्ट एशियन देशों में काफी ज्यादा है और भारत के साथ ट्रेड बॉर्डर्स बंद होने से पहले खुद भारत पाकिस्तानी हैंडलूम्स का एक काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था। रिश्ते बिगड़े तो ये एक्सपोर्ट मार्केट भी हाथों से चला गया। देखिए, सी ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ज्यादा सस्ता और इकोनॉमिकल रोड ट्रांसपोर्टेशन को माना जाता है। रूस को फिलहाल अगर भारत तक कुछ भी पहुंचाना है तो ईरान के चबहार पोर्ट से मुंबई तक कार्गो शिप्स की जरूरत पड़ती है, जिससे फ्रीट कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर ईरान और पाकिस्तान की सड़कों से होते हुए इस सामान को भारत पहुंचाया जाए तो ये कीमत कई गुना कम हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान रशिया के जरिए भारत पे दबाव बनाने की कोशिशें करे, जिससे भारत के साथ ट्रेड बॉर्डर्स खुल भी जाएं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बेइज्जती ना झेलनी पड़े। बात करें तीसरी खबर की तो इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में अब एक तीसरा देश फंस चुका है और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने सीधे तौर पे इस देश को इस युद्ध में घसीटने की धमकी दे डाली है। ये देश है साइप्रस, जो इजराइल से केवल 472 किलोमीटर ही दूर है और ये आइलैंड यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। साथ ही साथ भारत के साथ ये देश 1962 से डिप्लोमेटिक संबंध भी रखता आया है। लेबनीज आतंकी ग्रुप का ये मानना है कि साइप्रस इजरायली फोर्सेस को अपने एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस का एक्सेस दे रहा है और साइप्रस को ऐसा करने से रोकने के लिए हिजबुल्लाह ने सीधे इस देश को टारगेट करने की धमकी दे डाली है। हालांकि स्टेटमेंट देने के बाद पूरा यूरोपियन यूनियन साइप्रस के साथ आ खड़ा हुआ है और यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे कह दिया है कि साइप्रस पे हुए हमले को यूरोपियन यूनियन पे हुए हमले के बराबर माना जाएगा। यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट के बाद अब लेबनान के सुर ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लेबनीज लीडर्स ने अब साइप्रस को इस इलाके में शांति बनाए रखने में मदद करने को कहा है। वैसे ये आइलैंड खुद दो हिस्सों में बटा हुआ है, सदर्न पार्ट जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है और नॉर्दर्न पार्ट जिसका नाम है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। साइप्रस के सदर्न पार्ट यानी कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी मिली है, वो भी तब जब साइप्रस ने गाजा में राहत पहुंचाने के लिए 200 टन खाने की कंसाइनमेंट भेजे थे। जानकारों का मानना यह है कि साइप्रस पे किया गया किसी भी तरह का हमला डायरेक्टली यूरोप को भी इस युद्ध में शामिल कर सकता है और हमास और हिजबुल्लाह ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे। बात करें भारत और साइप्रस की तो भारत और सदर्न साइप्रस के बीच बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू 198 मिलियन डॉलर्स के आसपास है और साइप्रस भारत में निवेश करने वाले देशों की लिस्ट में पहले 10 देशों में आता है। यही वजह है कि साइप्रस के इस युद्ध में उतरने से भारतीय इकोनॉमी पे भी इसका बड़ा और बुरा असर पड़ सकता है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।